नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के अपने इस छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूपीपीएससी का मेंस का एग्जाम है उसमें आप राइटिंग है वो कैसे करें। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पैटर्न पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर है वो दो स्तर के अंदर होगा, दो सेशन में होगा। पहले सेशन में आपको दो प्रश्न पत्र मिलेंगे, एक में जीएस है आपका 50 नंबर का और एक में आपका हिंदी है। ठीक है। और दूसरा जो सेशन है उसके अंदर आपको वैकल्पिक विषय यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पेपर है वो मिलेगा। अब बात ये आती है कि आप लोगों ने प्री की तैयारी की है तो उसमें एग्रीकल्चर का बहुत सारा हिस्सा आपने कवर किया है, यानी आपको नॉलेज तो है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल ब्रांचेज है, अब जैसे बोटनी ब्रांच है तो सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो गया है। सॉइल है यानी केमिस्ट्री ब्रांच है तो वहां पे सॉइल का सिलेबस आ गया पूरे का पूरा। एग्रोनॉमी है तो वहां पे वाटर साइड पे थोड़ा जोर दे दिया है, फार्मिंग सिस्टम पे जोर दे दिया है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग पे जोर दे दिया है ना। और उसके अलावा मतलब कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो थोड़े से आपके एक्स्ट्रा आ गए। ऐसा ही डेवलपमेंट ब्रांच के लिए है, ऐसा ही अगर मैं बात करूं तो प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन में पूरे का पूरा प्रोटेक्शन का पार्ट आ गया है। नो डाउट आप उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, आपको उसका नॉलेज है। बात यहाँ पे नॉलेज की नहीं है भाई। देखो वेटेज तो जीएस भी रखेगा उसमें भी आपको पास होना है, वेटेज हिंदी रखेगा उसमें भी आपको पास होना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन में वेटेज रखेगा वो तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रखेगा। तो चाहे आप जीएस लिख रहे हैं, चाहे आप हिंदी लिख रहे हैं, चाहे आप क्या है यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इफेक्टिव राइटिंग करनी है। एक चीज मैं सिरे से आपको खारिज कर देता हूं कि बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि सिर्फ पेज ही तो भरने हैं। भाई देखो 15 गुना बोले थे उन्होंने, एक जगह पे चार चार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, दो दो ब्रांच में सिलेक्ट हुए हैं, तीन में सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे करके उन्होंने अपनी तरफ से 15 गुना ले लिए हैं, है ना। अगर हम संख्या देखें तो 15 गुना नहीं निकलेगी अगर नंबर देखें तो, लेकिन पोस्टों के हिसाब से तो 15 गुना ले लिए उन्होंने। अब 15 गुना ले लिए तो भाई 14 को क्या करेंगे, एलिमिनेट ही करेंगे। अगर पेज ही भरना है तो भाई जो प्री निकाल के आए हैं तो उनके पास इतना ज्ञान तो है कि पेज तो भर ही देंगे वो। बात पेज की नहीं होती है, बात इफेक्टिव राइटिंग की होती है। बात पेज की नहीं होती है, इफेक्टिव राइटिंग की होती है हमेशा। तो आपको इफेक्टिव तो लिखना ही लिखना है। अब अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे। नंबर ऑफ बुकलेट्स में पेज कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन को करने के लिए एवरेज टाइम आपको कितना मिलेगा, एक बार छोटा सा मैं वापस रिपीट करता हूं। जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले से थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि पहले कितने नंबर का था, 200 नंबर का था, अब 250 नंबर का है। अब 250 नंबर है, इसमें जनरली हम बात करें तो इसमें दो भाग में पेपर बंटा होता है, अ भाग और ब भाग में, है ना। पहले भाग में 1 से 4 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे में 5 से 8 होते हैं। अब वो सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहला और पांचवा क्वेश्चन करना अनिवार्य है, नहीं करोगे तो कॉपी नहीं चेक होगी। तो दो क्वेश्चन तो आपके हो ही गए यहाँ पे, है ना, ये तो करने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे भी आपको करने ही पड़ेंगे, कम आए ज्यादा आए करने ही पड़ेंगे। अब बात आ गई कि प्रत्येक पार्ट से एक एक और अटेम्प्ट करोगे। अब आपके पास चॉइस है, बचे हुए 3 में से आप कोई सा भी एक एक पिक कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके और हो गए, एक एक और अटेम्प्ट करना भी, एट लिस्ट एक पार्ट से दो क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। फिर अब जो बचा हुआ है ना एक क्वेश्चन, वो कहीं से भी उठा लो, चाहे फर्स्ट में से उठा लो चाहे सेकंड में से उठा लो, ये आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो 5 क्वेश्चन करने हैं तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की मार्किंग आपकी 50 नंबर की बनती है। अब ये 50 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आएगा, हो सकता है 5 भागों में बंटा आ जाए, हो सकता है 4 भागों में बंटा आ जाए, हो सकता है 2 भागों में। 5 भागों में बंटा है तो प्रत्येक भाग के 10 नंबर है, 4 भागों में बंटा है तो प्रत्येक भाग के 12.5 नंबर है, 2 भागों में बंटा है तो प्रत्येक भाग के कितने नंबर है, 25 नंबर है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास एवरेज टाइम कितना होगा। भाई टोटल टाइम कितना आपके पास, 3 घंटे है, यानी कहने का मतलब 180 मिनट है। देखो आपके 10 मिनट इधर उधर चले जाते हैं फॉर्मलिटीज वगैरह में, हालांकि आपकी पहले एंट्री वो सब होती है, लेकिन फिर भी आप 180 मिनट की बजाय आप 170 मिनट मेंटेन करें। लेकिन चलो अपने 180 मिनट की भी बात कर लेते हैं।
तो एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपके पास मिनट है 36। आप जब राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो 36 मिनट में न करके 32 से 33 मिनट में करें। वहां 36 मिनट लगा दोगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है फिर। लेकिन यहां 36 मिनट की प्रैक्टिस करोगे, वहां एक एक 2-2 मिनट भी अगर ऊपर निकलते रहे तो भाई आपका टाइम है वो ज्यादा निकल जाएगा, प्रैक्टिस उसके अनुरूप नहीं होगी। पहली चीज तो आपको टाइम पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये आपके पास 36 मिनट है, पहले से ये सब चीजें करके चलनी पड़ती है, प्लान करके चलना पड़ता है। ये जो आप लोगों के पास 36 मिनट है, 36 मिनट है, अगर इसमें 5 भागों में बंटा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो प्रत्येक भाग को आपको कितनी देर देनी है? 7 मिनट देनी है। 4 भागों में बंटा आ जाता है तो इसको 8 से 9 मिनट का टाइम है वो देना है। और 2 भाग में बटा हुआ आ जाता है तो एक भाग को 18 मिनट का, ये आपको प्रैक्टिस के दौरान करना है। ऑलमोस्ट 28 पेज वाली ही बुकलेट आने की उम्मीद है। तो एक बात मान के चलिए कि उसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन आप 5 से 5.5 तक पेज तक ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है वो आप 5 से 5.5 पेज तक है वो ले जा सकते हैं। A4 साइज का पेज लीजिए, है ना, उसमें जनरली मार्जिन छोड़िए आप। A4 साइज का पेज आता है ना फोटोकॉपी वाला, उसमें आप मार्जिन छोड़िए, है ना, और फिर आप उसमें लिखना स्टार्ट कर दें। भाई मार्जिन छोड़िए और लिखना स्टार्ट। यहां इस साइड जो है, राइट साइड है वो थोड़ा मार्जिन छोड़िए, लेफ्ट साइड है वो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन छोड़ो। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही मार्जिन छोड़ना, ऊपर भी थोड़ा और जो फुटर है उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन। फिर आप इसमें लिखने का प्रयास करें और आप 35 मिनट में 5.5 पेज लिखने तक धीरे धीरे प्रयास करें। पहले दिन से गति न पकड़े, पहले दिन से थोड़ा सा क्लियर लिखने की कोशिश करें। पहले दिन से गति न पकड़े। वही बात है, जब आप कार चलाना सीखते हो तो गति पे ध्यान देते हो तो अच्छी कार चलाना कभी नहीं सीखोगे। पहले साफ सुथरी कार चलाना सीखो, गति अपने आप ही पकड़ जाओगे। तो पहले आंसर है वो साफ साफ लिखना सीखो आप। अगर साफ साफ लिखना सीख गए तो उसके बाद आप गति करो, है ना, गति पकड़े और डेली प्रैक्टिस करें। अब जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं, जो भी आप लेख लिख रहे हैं, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, हमेशा सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसका इंट्रो ही लिखा जाता है। क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है, इंट्रो के अंदर क्या लिखा जाता है? इंट्रोडक्शन यानी परिचय। परिचय टाइटल देने की जरूरत नहीं होती है, यानी पहला पैराग्राफ परिचय का ही होता है। उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा देखो, मैंने आपको यूट्यूब पे 2-3 टॉपिक आपको करवाए हैं, उनके अंदर ये बात मैंने एक्सप्लेन की, वो जरूर देखें आप। मैं यहां पे तो थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं। परिचय में देखो, जिस चीज की बात कर रहे हैं वो क्या है, यानी उसकी परिभाषा, उसका महत्व क्या, थोड़ा सा महत्व, क्योंकि महत्व तो आगे पॉइंट में हो सकता है, आप डाल दो। थोड़ा सा उसका महत्व लिखें, भाई ये क्या मतलब अपना इंपोर्टेंस है वो रखता है। फिर उसके बाद हमारा देश उस चीज में क्या इंपोर्टेंस रखता है, अगर है तो हमारा राज्य उसमें क्या इंपोर्टेंस रखता है, और वो हमारे लिए जो प्रोडक्ट की बात हो रही है या जिस चीज की बात हो रही है वो हमारे लिए क्या महत्व रख रहा है वो मेंशन करें। और हल्का फुल्का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो उसमें मेंशन करें। अगर डेटा और डेटा का सोर्स मेंशन करते हो, भाई जो आंकड़े हैं और आंकड़े कहां से लिए हैं, अगर वो मेंशन करते हो, डेफिनेशन लिखते हो, वो किसकी डेफिनेशन है, एफएओ की डेफिनेशन है, या फिर मैं बात करूं नीति आयोग की डेफिनेशन है, या फिर कोई आईआरआई में किसी साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, या कोई पुराने किसी साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, या किसी और किसी साइंटिस्ट की, नामी साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, या फिर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है उसकी डेफिनेशन है, तो वो अगर आप रेफरेंस साथ में मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन लिख रहे हैं, फार्मिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसमें आपने एफएओ की डेफिनेशन लिखी है, तो ब्रैकेट में एफएओ लिख दोगे तो वो ज्यादा प्रभाव है वो छोड़ेगा। तो सबसे पहले हमेशा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर तो क्वेश्चन के आधार पे है क्या कंटेंट है वो लिखा जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग लिखते हो तो ग्लोबल वार्मिंग में तो जाहिर सी बात है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, भाई ग्लोबल वार्मिंग यानी भूताप है उसके कारण क्या है ना, भाई जो भूताप है उसके कारण क्या है वो लिखेंगे। तो वो तो क्वेश्चन के आधार पे बीच के जो टाइटल होते हैं वो हमेशा सेट होते हैं। अब देखो, जो चीज फैक्ट है उसमें कभी कंक्लूजन नहीं लिखना है। आपके मान लो कि क्रॉप कल्टीवेशन से संबंधित पूछा गया है, तो क्रॉप कल्टीवेशन में कंक्लूजन लिखते हो तो जाहिर सी बात है आपने पूरे का पूरा इंप्रेशन खराब कर दिया है। कंक्लूजन उन्हीं बातों में लिखा जाता है जिसमें अपनी राय दी जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग में आप लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्या है ना, भाई ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है वो तो आपने लिख दिए, ठीक है।
ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव लिखोगे, ह्यूमन हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, एनिमल्स पे, ये सब लिखते हैं आप। ये मैंने सैंपल करवा रखे हैं आपको, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूं। फिर आप लिखेंगे कि वैश्विक स्तर पर इससे निपटने के क्या प्रयास है, भारत में हमारे देश के स्तर पर क्या है, इससे निपटने के क्या प्रयास है, कुछ जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, कुछ स्कीम चलाई गई है ना, और जो भी हमने नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन दिए वो लिखते हो। उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, भाई इस पे हमें नियंत्रण करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य है वो ये होगा वो होगा, तो वो कंक्लूजन। तो हर एक क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं लिखा जाता। जैसे बॉटनी ब्रांच में मैं बात करूं तो वहां पे हिस्ट्री पूछ ली गई, किसकी, अनुवांशिकता की, तो वहां कंक्लूजन थोड़े लिखा जाएगा, है ना। वहां तो थोड़ा सा लिखोगे भाई इंट्रोडक्शन में, वहां भी इंट्रोडक्शन तो लिखा जाएगा, भाई जेनेटिक आज का नहीं है, बहुत पुराना है, ये उस काल से स्टार्ट हुआ था, है ना, इस तरह से। फिर आप लिखते हो प्री मेंडलियन इरा, फिर मेंडलियन इरा, फिर पोस्ट मेंडलियन एरा। तो इस तरह से ऐसा ही पैथोलॉजी में आ सकता है, या पूरे प्लांट प्रोटेक्शन की हिस्ट्री आ सकती है। तो प्लांट प्रोटेक्शन क्या है, थोड़ा सा लिखा, फिर हिस्ट्री में फंगस की हिस्ट्री लिखी, बैक्टीरिया की हिस्ट्री लिखी, नेमेटोड्स की हिस्ट्री लिखी, यानी इस तरह से आप लिखोगे। तो जिनमें फैक्ट है उनमें कभी कंक्लूजन नहीं लिखे जाते हैं, जिनमें फैक्ट होता है उनमें कभी भी कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है। इन बातों का ध्यान देना है। अब आप अपनी राइटिंग को राइटिंग सुधारने के लिए क्या, अपना जो कंटेंट है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए पाई डायग्राम आप यूज कर सकते हो, बार डायग्राम है वो यूज कर सकते हो, ग्राफ है वो यूज कर सकते हो, है ना। अब जैसे मान लो किसी चीज के ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, उद्देश्य बता रहे हो ना, इस तरह से, है ना, उद्देश्य है, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया। तो इस प्रकार के भी डायग्राम्स है वो आप यूज कर सकते हैं अपने रिटर्न राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए और कम टाइम में ज्यादा अच्छा करने के लिए। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो वो नेगेटिव इंप्रेशन भी जाएगा। एक आधे में आप पाई डायग्राम का इस्तेमाल करें, एक आधे के अंदर आप बार डायग्राम का इस्तेमाल करें, एक आधे में ग्राफ, सब में सेम पैटर्न न रखें, रिपीटेशन नहीं रखना है, रिपीटेशन नहीं रखना है। अगर रिपीटेशन करेंगे तो आपका इफेक्ट जो है, प्रभाव है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये थोड़ी चीजें शामिल कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ एक जो चीजें हैं वो आप इनको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेज भर दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पेज भरने वाले ही बच्चे हैं, अब आलतू फालतू बचे ही नहीं है ना। बिना भाई मतलब जैसे अब मेरे जैसे ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया, पेपर दे के देख लेते हैं हो जाएगा तो ठीक है, तो वो वाले लोग नहीं बचे हैं, है ना। अब जो नॉलेज वाले हैं ना वही बचे हैं। भाई जितने फॉर्म भरे गए थे सब तो नहीं पढ़े, पढ़े हैं, उन सब का तो चयन नहीं हुआ, ये भी है, लेकिन सिर्फ चयन उन्हीं का हुआ है जो पढ़े हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, चयन सिर्फ उन्हीं का हुआ है जो पढ़े हैं। तो आपकी टक्कर आप जैसे ही लोगों के साथ है। तो जितना सुंदर लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, वो ज्यादा बढ़िया है। इंग्लिश लिख रहे हैं तो देखो भाई, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन चीजों पर ध्यान दे। मैं बहुत सारे राइटिंग बच्चों की देख रहा हूं कि वो एक ही लाइन के अंदर क्या है, बार बार कैपिटल वर्ड है वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चलती राइटिंग यूज कर रहे हैं, खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि स्पेल क्या लिखी है। तो थोड़ी सी राइटिंग गंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इंपैक्ट होता है उसका, बहुत ज्यादा नहीं होता है, और इतने कम समय में बहुत सुंदर राइटिंग आप नहीं कर सकते। लेकिन वर्ड को क्लियर करने की कोशिश करें। भाई जिनकी राइटिंग सुंदर है वो तो ठीक है, जिनकी सुंदर नहीं है वो कम समय में राइटिंग सुंदर नहीं कर सकते, और राइटिंग सुंदर न होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन आप जो शब्द गोलमाल कर रहे हैं ना, उनको गोलमाल करना बंद कर दो। जो वर्ड है उनको आप गोलमाल कर रहे हैं, भाई ऐसे उठपटांग सा लिखेंगे तो पढ़ नहीं पाएगा, नंबर दे देगा। ये थ्योरी बीएससी एमएससी में चलती थी, हम भी करते थे कि जो चीज हमें नहीं आती उसकी वजह से कर देते थे, भाई हाँ ठीक है भाई, एक आधा चलता शब्द, डॉक्टर बन जाते थे चलते चलते। तो वो यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल आपको किस पर ध्यान देना है, क्लियरिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी देखो भाई, ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे इन 500 ब्रांचेज के जो है वो आपके बैच चल रहे हैं, ठीक है, जिनमें आपको हिंदी कंप्लीट करवाया जा रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट करवाया जाए। देखो चाहे प्लांट प्रोटेक्शन है, केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी ब्रांच है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच है और बोटनी ब्रांच है, इन 500 के ही ऑनलाइन बैच है वो आपकी चल रहे हैं, लाइव क्लासेज है वो चल रही है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा दिया जा रहा है, हिंदी सब्जेक्ट आपको पूरा दिया जा रहा है, और जीएस के अंदर करंट को छोड़कर, है ना, करंट को छोड़कर, उसको कुछ कंप्यूटर के पार्ट को छोड़ के बाकी सारा, जिसमें एग्रीकल्चर का बहुत सारा पार्ट है जीएस, वो मैं खुद करवा ही रहा हूं, है ना, बहुत सारा तो कवर किया भी है। और उसके अलावा जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, तो वो पार्ट भी इसमें कवर किया जा रहा है। पहले हमने सिर्फ
कमिटमेंट किया था कि हम सिर्फ ऑप्शनल पार्ट करवाएंगे, लेकिन बच्चों को हमने हिंदी प्रोवाइड करवा दिया, कंप्लीट हिंदी है वो प्रोवाइड करवा दिया है ना, और स्पेशलिस्ट से करवा दिया। इसी प्रकार से जियोग्राफी, इसी प्रकार से हिस्ट्री और जीएस में बहुत सारा, सबसे ज्यादा पोर्शन ही एग्रीकल्चर का है, जीएस में भी, वो तो मैं खुद ही करवा रहा हूं। तो अगर आप ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं मेंस के लिए, तो प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के लिए, केमिस्ट्री और सॉइल साइंस के लिए, एग्रोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच के लिए और बोटनी ब्रांच के लिए क्या है, बैच अवेलेबल है। ठीक है, आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, जो लाइव होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे, वहां पीडीएफ शेयर होंगे, और जैसे जैसे पीडीएफ रेडी होते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास पोस्ट है वो आती रहेगी। यानी 2 पोस्ट के अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन नोट्स सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी एक साथ नहीं, जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं वैसे वैसे। ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तैयार किए जा रहे हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सिर्फ उसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे, बाकी की पीडीएफ एप्लीकेशन पे और ग्रुप में मिलती है। बाकी की पीडीएफ एप्लीकेशन पे भी है, जहां पे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, और ग्रुप में भी वो पीडीएफ है वो डाल दी जाती है। ठीक है, लिखित अभ्यास को सिलेबस थोड़ा खींचने के बाद जांचा भी जाएगा, और जूम पर थोड़ा डिस्कशन भी होता है, वीक में एक आधी बार डिस्कशन होता है कि आप किस प्रकार से अपनी राइटिंग है उसको इंप्रूव करते हैं। बाकी क्लास में तो डिस्कशन ये सब चलता ही चलता है। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।